पाकिस्तान में क्रिकेट एक स्पोर्ट नहीं, एक बहुत गंदा मजाक है। I would not even wish to talk about Pakistan team अगर मुझे पैसे ना मिल रहे। पाकिस्तान टीम को दुश्मन की जरूरत नहीं है, ये खुद ही बहुत है। अंदर की खबर है कि इंडिया ने अपने 22 पंडित दुबई स्टेडियम में उतार दिए। हर प्लेयर पर दो पंडित होंगे और वो इतने जादू टोने कर रहे हैं कि पाकिस्तानी प्लेयर डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं। ओ भाई मारो, मुझे मारो। इमरान खान, वसीम अकरम, इंजमाम उल हक, ये वो प्लेयर्स थे जिनसे दुनिया की बड़ी से बड़ी टीमें डरती थी। पाकिस्तान एशिया की स्ट्रॉन्गेस्ट टीम मानी जाती थी, पर आज उसी पाकिस्तान को यूएसए, बांग्लादेश, जिम्बाब्वे मजाक मजाक में हरा कर चली जाती है। इंडिया को हराना तो दूर की बात, अफगानिस्तान से मैच जीतना उनके लिए वर्ल्ड कप जीतने वाले सेलिब्रेशन के बराबर होता है। आज ना पाकिस्तान के पास वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स है, ना फॉरेन कोचेस को देने के लिए पैसे। 3 साल में 8 बार पाकिस्तान के हेड कोच को बदला चुका है, 4 बार तो पीसीबी का चेयरमैन बदल चुका है। पर अगर तुम्हें लग रहा है कि ये कोई म्यूजिकल चेयर्स का गेम जीतने की कोशिश है तो यू आर कंप्लीटली रॉन्ग, क्योंकि जीतना तो अब पाकिस्तान की टीम चाहती ही नहीं है। तुम्हें लग रहा होगा कि मैं मजाक कर रहा हूं, पर इस वीडियो में तुम्हें पाकिस्तान टीम की ड्रामेटिक, अनफॉर्चुनेट और स्लो डेथ के जिन 7 रीजंस के बारे में मैं बताऊंगा, वो इतने डार्क और ट्रैजिक है कि तुम्हें भी उन पर विश्वास करना मुश्किल होगा कि ये एक नेशनल स्पोर्ट्स टीम की बात हो रही है। और सबसे बड़े रीजन के बारे में तो लोग बात करने से डरते हैं। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि ऐसी वीडियोस तुम्हें हर हफ्ते मिलती रहे। और बात करते हैं पाकिस्तान क्रिकेट के डिस्ट्रक्शन, डिजास्टर और उसके सुसाइड के पहले रीजन की, जो है द पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस इन पाकिस्तान क्रिकेट। 2001 में पाकिस्तान के वसीम अकरम पर स्पॉट फिक्सिंग स्कैंडल में क्रिकेट से बैन लग सकता था, पर उस समय के प्राइम मिनिस्टर परवेज मुशर्रफ अकरम को डिफेंड कर लेते हैं। एंड ये कोई पहली और आखिरी बार नहीं था जब पाकिस्तान की पॉलिटिशियन, उनकी गवर्नमेंट ने क्रिकेट के अंदर इंटरफेयर किया हो। इनफैक्ट पाकिस्तान में जैसे गवर्नमेंट बदलती है, देश का प्राइम मिनिस्टर बदलता है, वैसे ही पीसीबी का चेयरमैन भी बदलता है। जो भी चेयरमैन आता है वो तो एक अपनी टीम उसको लानी जरूरी है। चेयरमैन बनाता कौन है? प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। वो नया चेयरमैन अपनी मर्जी से कोचिंग स्टाफ और कैप्टन बदलता है, अपने फेवरेट प्लेयर्स को टीम सिलेक्शन में प्रायोरिटी देता है। और ये पूरा प्रोसेस मानो हर साल और कभी कभार तो एक साल में 2-3 बार रिपीट होता है। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल था 2021 में इमरान खान के पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर बनते ही रमीज राजा का पीसीबी चेयरमैन बनना। और रमीज राजा ने जो पाकिस्तान क्रिकेट के लिए डिजास्टरस डिसीजंस लिए, उस पर तो 1-2 घंटे का लंबा डिस्कशन हो सकता है। फिर जब 2022 में शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर बनते हैं तो वो सबसे पहले रमीज राजा को सैक करते हैं, नजाम सेठी को इंटरिम चेयरमैन बनाया जाता है। 6 महीने बाद जाका अशरफ चेयरमैन बनते हैं, जो 4 महीने बाद रिजाइन कर देते हैं। और इसके बाद पाकिस्तान जनरल इलेक्शन से 2 दिन पहले पीसीबी चेयरमैन बनाया जाता है मोहसिन नकवी को। और मोहसिन नकवी के चेयरमैनशिप में पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने जो अपनी इंटरनेशनल बेइज्जती कराई है, उसके बाद किसी फॉरेन कोच की मजबूरी ही होगी कि वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम को कोच करे। जैसे अप्रैल 2024 में गैरी कर्स्टन और जेसन गिलेस्पी को कोच अपॉइंट किया जाता है। अब फॉरेन कोच आएगा तो टीम में प्रोफेशनलिज्म बढ़ेगा, फिटनेस इंप्रूव होगी, टीम के रिजल्ट्स बढ़ेंगे। यही सोचा था पीसीबी और मोहसिन नकवी ने, पर उन्हें शायद ये नहीं पता था कि फॉरेन कोचेस ऑनेस्ट होते हैं, वो ट्रांसपेरेंट होते हैं और पैसे और पावर के लिए टीम की परफॉर्मेंस को सैक्रिफाइस नहीं करते, जिसकी वजह से पीसीबी जेसन गिलेस्पी को टीम सिलेक्शन मीटिंग्स में इनवाइट करना बंद कर देती है। कोचिंग स्टाफ के एक सीनियर मेंबर को बिना हेड कोच को कंसल्ट किए हटा दिया जाता है। रिजल्ट ये था कि गैरी कर्स्टन और जेसन गिलेस्पी, जिन्होंने 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट पीसीबी के साथ साइन किया था, 8 महीने के अंदर दोनों रिजाइन कर अपने अपने देश वापस जा चुके थे। गिलेस्पी को तो पूरे पैसे तक नहीं मिले थे। और पाकिस्तान क्रिकेट के बारे में कितना सीरियस है, इस बात का अंदाजा तुम्हें इस बात से लग जाएगा कि 2023 में उन्होंने मिकी आर्थर को कोच अपॉइंट किया था विद द अलाउंस ऑफ वर्किंग फ्रॉम होम। वर्ल्ड का पहला क्रिकेट कोच जिसने एक इंटरनेशनल क्रिकेट टीम को जूम पर कोचिंग दी। हर चेयरमैन अपॉइंट होता ही अपने पसंद के कोचेस लेकर आता है, अपनी पसंद का कैप्टन अपॉइंट करता है, अपने फेवरेट प्लेयर्स को टीम में लेता है, जिससे कभी पाकिस्तान क्रिकेट टीम में स्टेबिलिटी नहीं आ पाई है पिछले कुछ सालों में। यही रीजन है कि वर्ल्ड कप जैसी स्टेजेस पर जाकर पाकिस्तान क्रिकेट टीम यूएसए और जिम्बाब्वे से हार जाती है। पर पाकिस्तान क्रिकेट पर पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस इतना ज्यादा है कि 2023 के इंडिपेंडेंस डे वीडियो से पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन इमरान खान को ही बाहर कर दिया, जस्ट बिकॉज वो एक पॉलिटिकल प्रिजनर थे और करंट गवर्नमेंट की ऑपोजिशन में खड़े थे। और अगर तुम्हें ये शॉकिंग लग रहा है तो आगे आने वाले रीजंस का वेट करो, क्योंकि द सेकंड रीजन ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट्स डाउनफॉल इज द फेवरेटिज्म इन टीम सिलेक्शन। पाकिस्तान की नेशनल टीम में फेवरेटिज्म की बात तो हमने कर ली, पर पाकिस्तान क्रिकेट में करप्शन इस लेवल पर है कि क्लब्स, डोमेस्टिक और इवन इंटरनेशनल लेवल पर सोर्स लगाकर एंट्री करी जा सकती है। बंदा पाकिस्तान से खेलना चाहता है, उसके लिए हम इतनी मेहनत कर रहे थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो सिस्टम है आपको पता ही है पाकिस्तान में, लाइकिंग डिसलाइकिंग क्लबों का बड़ा इशू है। अब यहाँ डिफरेंस समझना होगा इंडियन क्रिकेट टीम की सिलेक्शन प्रोसेस से, क्योंकि इंडिया में बीसीसीआई का चेयरमैन कोई भी हो, सिलेक्टर कोई भी, प्राइम मिनिस्टर कोई भी बन जाए, एक कोर ग्रुप ऑफ प्लेयर्स है जिसमें से ही टीम
सेलेक्ट होती है, कोई रैंडम एंट्री तुम्हें नेशनल लेवल पर रेयरली देखने को मिलेगी। जैसे अगर भारत की हम बात करें तो भारत का एक 20-25 प्लेयरों का कोर ग्रुप है, उसी कोर ग्रुप में से प्लेयर आते जाते हैं। ऐसा नहीं है कोई सडनली कोई बाहर से आ रहा है या किसी को निकाल दिया जबरदस्ती। वही पाकिस्तान क्रिकेट में अगर तुम्हारे पास थोड़ा सा पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है तो इवन नेशनल टीम में सेलेक्ट हो जाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जैसे इमाम उल हक और आजम खान पर अक्सर पर्ची यानी अनडिजर्विंग होने के बावजूद सिफारिश से टीम में आने के एलिगेशंस लगते रहे। वहाब रियाज और मोहम्मद आमिर, ये दो ऐसे नाम हैं जो बैठकर पाकिस्तान के न्यूज चैनल पर इसी पाकिस्तान टीम के खिलाफ अपने कमेंट्स देते थे जैसे हम दे रहे। आज उनमें एक सिलेक्टर और एक प्लेइंग 11 में है। पर व्हाट रियली शॉक्ड मी वाज हाउ अ प्राइवेट कंपनी इज कंट्रोलिंग द सिलेक्शन इन द पाकिस्तान क्रिकेट टीम। साया कॉर्पोरेशन नाम की एक टैलेंट एंड पीआर एजेंसी मैनेज करती है पाकिस्तान के टॉप क्रिकेटर्स को, इवन कोचेस को, उनका सोशल मीडिया हैंडल करती है, उनकी पब्लिक इमेज मैनेज करती है। इसीलिए धीरे धीरे पाकिस्तान क्रिकेट टीम के प्लेयर्स अपने इस एजेंसी के एजेंट्स पर इतने ज्यादा डिपेंड हो गए कि अपने क्रिकेट करियर के डिसीजंस भी उनसे पूछ कर लेते हैं। बाबर आजम को जब कैप्टेंसी से हटाने की बात करी गई तो उन्होंने कहा मैं अपनी फैमिली से कंसल्ट करके बताता हूं। फैमिली मतलब उनके पीआर एजेंट। और प्रॉब्लम इतनी बड़ी इसलिए बनी क्योंकि पाकिस्तान के लगभग सभी टॉप प्लेयर्स को ये एजेंसी मैनेज करती है। इसीलिए वो चाहती है कि उनके मैनेज करे गए सारे प्लेयर्स प्लेइंग 11 का पार्ट हो। सारे प्लेयर्स एक दूसरे को फेवर करते हैं, अनडिजर्विंग होने के बावजूद टीम में पिक करते हैं। और ये डोमिनेंस 2023 आते आते इतनी बड़ी हो चुकी थी कि पाकिस्तान की टीम में आने के लिए तुम्हें अच्छा परफॉर्म करने की, घंटों मेहनत करने की, डोमेस्टिक और पीएसएल में रन बनाने की कोई जरूरत नहीं है। बस साया कॉर्पोरेशन के साथ साइन हो जाए और तुम्हारा करियर फास्ट ट्रैक हो जाएगा। अब ऐसे तुम टीम का जीतना कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो? एंड करप्शन पाकिस्तान क्रिकेट में कितना डीपली रूटेड है उस पर तो मैं वापस आऊंगा। पर पाकिस्तान क्रिकेट के डाउनफॉल का थर्ड और मेरी नजर में एक बहुत बड़ा रीजन है द रिलीजियस रेडिकलाइजेशन ऑफ पाकिस्तानी प्लेयर्स। अब मुझे किसी पर्टिकुलर रिलीजन से कोई प्रॉब्लम नहीं है, एवरीवन शुड कम क्लोजर टू गॉड। विराट कोहली को इतनी बार आपने कमबैक और फॉर्म का रीजन भगवान को देते हुए देखा है। देने वाला ऊपर वाला ही है, मतलब और मैं उसके आगे कुछ नहीं बोल सकता। हर सीरीज से पहले वो किसी ना किसी रिलीजियस प्लेस पर जाते ही हैं। और पाकिस्तान क्रिकेट में जो इस्लामिक रेडिकलाइजेशन पिछले 25 सालों में देखने को मिली है उसने शायद पाकिस्तानी क्रिकेटर्स का ध्यान पूरी तरह से गेम पर से हटा दिया है। 2000s में इंजमाम उल हक और मोहम्मद यूसुफ वर द टू प्लेयर जो बहुत ज्यादा रिलीजियस थे एंड गुड फॉर देम। पर प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब वो अपनी टीम के बाकी प्लेयर्स को फोर्स करने लगते हैं अल्ट्रा रिलीजियस बनने के लिए, दिन में कई बार अपनी रिलीजियस प्रैक्टिसेस को फॉलो करने के लिए, इवन इफ इट कॉस्ट्स मिसिंग ट्रेनिंग सेशन एंड टीम मीटिंग्स। तबलीगी जमात विच इज अ सोसाइटी ऑफ मुस्लिम प्रीचर्स, उसके मेंबर 2007 के वर्ल्ड कप में पाकिस्तान टीम के साथ ट्रैवल करते हैं। कोच बॉब वुलमर जो उस समय पाकिस्तान के कोच थे और वर्ल्ड क्रिकेट में एक रेप्यूटेड कोच थे, जब वो इस पर अपना कंसर्न दिखाते हैं, पीसीबी को इन्फॉर्म करते हैं क्योंकि मीटिंग्स और ट्रेनिंग के टाइम पर अगर प्लेयर्स इसके अलावा कुछ और करेंगे तो टीम तो नहीं जीतने वाली। एंड इसके जवाब में पीसीबी का एक इंपॉर्टेंट मेंबर बॉब वुलमर को इसमें इंटरफेयर करने से मना कर देता है। और इसी वर्ल्ड कप के एक और मैच के बाद बॉब वुलमर की डेड बॉडी उनके होटल रूम में मिलती है। अब वो सुसाइड था, नेचुरल डेथ या मर्डर, इस पर तो मैं कोई कमेंट नहीं कर सकता। पर बॉब वुलमर की डेथ से जुड़ी कॉन्स्पिरेसीज तो आज तक एग्जिस्ट करती हैं। जैसे उन्हें यह पता चल गया था कि पाकिस्तानी प्लेयर्स आयरलैंड से जानबूझकर मैच हारने वाले हैं, उन्होंने मैच फिक्स किया है और इससे पहले बॉब वुलमर ये न्यूज आउट करे उनकी मौत हो जाती है। सेकंड थ्योरी ये है कि उन्हें तबलीगी जमात से प्रॉब्लम थी तो शायद वही उनकी मौत का कारण भी बन गया। थर्ड थ्योरी इज रिलेटेड टू हिज अपकमिंग बुक जो स्पॉट फिक्सिंग से रिलेटेड थी और उसमें शायद पाकिस्तान क्रिकेट के कुछ डार्क सीक्रेट छुपे थे। अब बॉब वुलमर की डेथ रिलीजियस रेडिकलाइजेशन से हुई है नहीं, ये तो हमेशा मिस्ट्री रही। पर 2017 के पीएसएल के दौरान पेशावर ज़ल्मी के ओनर जावेद अफरीदी एक इंटरव्यू में ये बताते हैं कि वेस्ट इंडीज प्लेयर डैरेन सेमी इस्लाम में कन्वर्ट करने के लिए रेडी हो गए और ये अब तक की उनकी सबसे बड़ी जीत है। मोहम्मद यूसुफ जो खुद इस्लाम में कन्वर्ट होने से पहले क्रिश्चियन थे, वो वेस्ट इंडियन लेजेंड ब्रायन लारो को कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। और जब इमाम उल हक से ये पूछा गया कि टीम का रियल लीडर कौन है तो उन्होंने ये जवाब दिया, लीडर मैं फिलहाल इसको कहूंगा रिजी को इसलिए कहूंगा क्योंकि नमाज के टाइम जो है वो सबको इकट्ठा कर देता है। किसी भी होटल में हम जाएं, सबसे पहले कमरा ढूंढना, उधर व्हाइट चादरें बिछाना और उधर किसी का आना सबका बैन कराना, जो वर्कर्स होते हैं नॉन मुस्लिम होते हैं उनको बंद कराना, फिर व्हाट्सएप का सबसे पहले ग्रुप बनाना, फिर उसमें टाइमिंग भेजना। अच्छा। तो ये सारा रिजवान करता है, तो इसलिए दानिश कनेरिया हु वाज द फर्स्ट एंड ओनली हिंदू प्लेयर टू प्ले फ्रॉम पाकिस्तान, उन्होंने अपने इंटरव्यूज में बताया है कि कैसे शाहिद अफरीदी और टीम के बाकी प्लेयर्स उन्हें फोर्स करते थे, उन्हें कन्वर्ट करने की कोशिश करते थे। इनफैक्ट अहमद शहजाद ने तो एक लाइव मैच में श्रीलंकन ओपनर दिलशान को इस्लाम में कन्वर्ट होने का ऑफर दे दिया था। पाकिस्तान के क्रिकेटर अहमद शहजाद पर धर्म परिवर्तन के लिए उकसाने का आरोप। शहजाद दिलशन से कह रहे हैं कि अगर आप गैर मुस्लिम हो और आप मुस्लिम बन जाते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने जीवन में क्या किया है, आप सीधे जन्नत में जाओगे।
2000s के टाइम पर तो कई पाकिस्तानी प्लेयर्स ने नॉन मुस्लिम प्लेयर से बात करना बंद कर दिया था। अब रिलीजियस होने में कोई बुरी बात नहीं है, पर एक स्पोर्ट्स फील्ड पर अगर आपका फोकस और प्लेयर्स को रिलीजन कन्वर्ट कराने में हो ना कि मैच जीतने पर, तो रिजल्ट्स आना कैसे पॉसिबल होगा। एंड अब आगे आने वाले 4 रीजंस कुछ ऐसे हैं जिनके बारे में शायद तुमने सुना तो होगा, और उनकी डेप्थ, डिटेल्स और डार्क सीक्रेट शायद तुम्हें आज से पहले पता नहीं होंगे। जिसमें सबसे पहले पाकिस्तान के क्रिकेट डाउनफॉल का चौथा बड़ा रीजन है द स्पॉट फिक्सिंग स्कैंडल्स। इस कहानी की शुरुआत होती है सलीम मलिक से, जो 90s में पाकिस्तान टीम का इंपॉर्टेंट पार्ट थे। 12,000 से ज्यादा इंटरनेशनल रन्स। अब इनके स्टैट्स पर मत जाना, क्योंकि वो सलीम मलिक ही थे जिन्होंने शायद पहली बार पाकिस्तान क्रिकेट में इतने बड़े लेवल पर स्पॉट फिक्सिंग की। ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट एक टेस्ट मैच के दौरान सलीम मलिक शेन वॉन और टिम मे के होटल रूम में जाते हैं और दोनों के सामने $2 लाख का एक बैग रखते हैं। इसके बाद जो सलीम मलिक इतनी आसानी से बोल जाते हैं, वो सुन के शेन वॉन तो शॉक हुए भी, तुम भी हो जाओगे। वी कैन नॉट लूज at our home, take this money and bowl according to what I say। यानी जैसा मैं कहूं ऑस्ट्रेलियन टीम का एक लेजेंडरी बनने वाला स्पिनर बिल्कुल वैसी बॉलिंग करे। शेन वॉन इतने शॉक थे कि उन्हें लगा ये कोई मजाक है। वॉन और मे कैप्टन मार्क टेलर को इन्फॉर्म करते हैं। इन्वेस्टिगेशन में पता चलता है कि पाकिस्तानी बुकी सलीम परवेज ने सलीम मलिक को पैसे दिए थे टू फिक्स द मैच, और ये कोई इकलौता इंसिडेंट नहीं था। न्यूजीलैंड के अगेंस्ट एक ओडीआई मैच में सलीम अपनी ही टीम के वाइस कैप्टन राशिद लतीफ को $18,500 ऑफर करते हैं टू अंडर परफॉर्म इन दैट मैच। सईद अनवर, इंतखाब इस्लाम, इमरान खान, हर कोई सलीम मलिक के अगेंस्ट टेस्टिमनी देता है। 2000 में उनके ऊपर लाइफ टाइम बैन और फाइन तो लगता ही है, पर तब तक वो क्रिकेट से ही रिटायर्ड हो चुके थे। अताउर रहमान कोर्ट के सामने वसीम अकरम पर भी स्पॉट फिक्सिंग एलिगेशंस लगाते हैं, पर फिर कोर्ट में 4 बार अपनी स्टेटमेंट बदलते हैं। वसीम अकरम और वकार यूनिस के साथ साथ 6 प्लेयर्स पर फाइन लगाया जाता है, विच शोज कि शायद कुछ हद तक वो भी स्पॉट फिक्सिंग में इन्वॉल्व थे। यहाँ शायद पीसीबी को जरूरत थी एक डीपर इन्वेस्टिगेशन की या एक स्ट्रिक्टर पनिशमेंट की, पर उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। एंड इसका प्रूफ इस बात से मिल जाता है कि पाकिस्तान क्रिकेट में स्पॉट फिक्सिंग स्कैंडल्स वर अबाउट टू गेट मच वर्स। 2010 में पाकिस्तान ट्रैवल करता है टू प्ले अ टेस्ट सीरीज अगेंस्ट इंग्लैंड, जब एक ब्रिटिश न्यूज एजेंसी न्यूज ऑफ द वर्ल्ड अंडरकवर कांटेक्ट करती है पाकिस्तानी बुकी मजहर मजीद के साथ। मजीद को वीडियो टेप करा जाता है एक्सेप्टिंग 150,000 यूरोज इन कैश। वो प्रेडिक्ट करता है कि पाकिस्तानी प्लेयर्स मैच में नो बॉल पर नो बॉल करेंगे। इनफैक्ट लॉर्ड्स टेस्ट में तो वो बिल्कुल करेक्ट प्रेडिक्ट करता है कि 17 साल के मोहम्मद आमिर तीसरे ओवर की पहली बॉल ही नो बॉल डालेंगे। इन्वेस्टिगेशन में पता चलता है कि टीम के 2 लीड बॉलर्स मोहम्मद आसिफ और मोहम्मद आमिर ने बुकी से पैसे लिए थे मैच में स्पेसिफिक मोमेंट्स पर नो बॉल डालने के लिए, और इस पूरे इंसिडेंट का मास्टरमाइंड था इस बार भी एक और पाकिस्तानी कैप्टन सलमान बट। एंड पीसीबी इन स्कैंडल से कितना अनअफेक्टेड है, इन्हें कम करने की, इसमें सुधार लाने की कितनी कोशिश कर रहा है, इसका अंदाजा तुम्हें इस बात से लग जाएगा कि जब 2010 में स्पॉट फिक्सिंग स्कैंडल सामने आता है तो पीसीबी प्रेसिडेंट इजाज बट कहते हैं कि ये पाकिस्तान के खिलाफ इंडिया की एक कॉन्स्पिरेसी है। इन्वेस्टिगेशन के बाद सलमान बट पर 10 साल, मोहम्मद आसिफ पर 7 साल और मोहम्मद आमिर पर 5 साल का आईसीसी बैन लगाती है। सलमान बट को 2.5 साल की जेल की सजा होती है, आसिफ को 1 साल की, और क्योंकि मोहम्मद आमिर उस समय सिर्फ 17 साल के थे, उन्हें 6 महीने की जेल की सजा होती है। मोहम्मद आसिफ को तो वर्ल्ड के ग्रेटेस्ट बैट्समैन, अपनी जनरेशन का बेस्ट बॉलर मानते थे। मोहम्मद आसिफ एक बहुत जबरदस्त बॉलर था। ऐसे बॉलर बड़े मुश्किल होते हैं जिनको पता होता है कि नया बॉल मैं अंदर लाऊंगा या बाहर लेके जाऊंगा, ऐसे बॉलर सबसे ज्यादा मुश्किल है, तो इनको मैं ज्यादा रेट करता हूं। मोहम्मद आमिर वाज प्रोबेबली द ब्राइटेस्ट यंग टैलेंट इन वर्ल्ड क्रिकेट। इनके सामने कहता हूं कि इनको भी मैंने देखा था 19 साल की उम्र में, उसको भी देखा था। वो उनका जो टैलेंट था मैंने किसी का उस उम्र में उतना टैलेंट नहीं देखा। पर एक गलत डिसीजन और पूरा करियर खराब, पाकिस्तान क्रिकेट की रेप्यूटेशन तबाह। एंड 2009 का T20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद जब लगा था कि अब पाकिस्तान टीम वापस ट्रैक पर आ रही है, तब इस स्पॉट फिक्सिंग स्कैंडल ने पूरे पाकिस्तान के क्रिकेट कल्चर को डिस्ट्रॉय करके रख दिया। 2010 में एक और शॉकिंग इंसिडेंट सामने आता है। 8 नवंबर की सुबह विकेटकीपर बैट्समैन जुल्करैन हैदर बिना किसी को इन्फॉर्म के लंदन जाते हैं। 9 नवंबर को अपनी रिटायरमेंट अनाउंस करते हैं और 10 नवंबर को लंदन में ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर दुनिया के सामने पाकिस्तानी बुकी रैकेट को एक्सपोज करते हैं। वो बताते हैं कि 4th ओडीआई के बाद हैदर के पास एक बुकी आता है जिसकी डिमांड क्लियर, हमारे साथ काम करो, मैच फिक्स करो, हम तुम्हें बहुत पैसे देंगे, और अगर नहीं किया तो तुम्हें और पाकिस्तान में रह रही तुम्हारी फैमिली को मार देंगे। हैदर को $25,000 ऑफर किए गए थे। हैदर ने यह भी बताया कि टीममेट उमर अकमल ने उन्हें मैच में अंडर परफॉर्म करने के लिए भी कहा था। और जब हैदर ने ये स्कैंडल एक्सपोज किया तो पीसीबी ने उन्हें रिवॉर्ड, उनकी सेफ्टी, उन्हें कोई मेडल नहीं दिया, उन्हें मेंटली इल का टैग देकर ये कहा कि उसके पास अपनी बात को प्रूव करने के लिए कोई एविडेंस नहीं है। हैदर पर
50,000 पाकिस्तानी रुपीस का फाइन लगाया गया और उसका पीसीबी कॉन्ट्रैक्ट सस्पेंड कर दिया गया। अब जब तुम्हारा क्रिकेट बोर्ड ही फिक्सिंग को प्रमोट कर रहा है, उसे दबाने की कोशिश नहीं कर रहा है, शायद बुकीज के प्रेशर में है, तो ऐसे में भला कोई भी पाकिस्तानी प्लेयर मैच फिक्सिंग क्यों नहीं करेगा। 2017 में एक बार फिर पाकिस्तान क्रिकेट में स्पॉट फिक्सिंग की न्यूज सामने आती है। इस बार उनके T20 टूर्नामेंट PSL में शर्जील खान, नासिर जमशेद और खलीद लतीफ के साथ 6 प्लेयर्स पर बैन लगाया जाता है। एंड पीसीबी स्पॉट फिक्सिंग में इतनी लीनियंट है कि पूरी दुनिया में जब भी कहीं स्पॉट फिक्सिंग की न्यूज सामने आती है तो 95% ऑफ द टाइम उसमें पाकिस्तान का इन्वॉल्वमेंट होता ही है। एंड हैदर ने ये भी बताया कि स्पॉट फिक्सिंग सिर्फ नेशनल लेवल पर नहीं, डोमेस्टिक और क्लब लेवल में भी एग्जिस्ट करती है, जिसमें प्लेयर्स, कोच, सेलेक्टर्स, बोर्ड मेंबर्स हर कोई शामिल है। पर फेवरेटिज्म की तरह ही स्पॉट फिक्सिंग को रोकने में भी पाकिस्तान बोर्ड कोई एक्शन नहीं लेता। पर पाकिस्तान क्रिकेट के डाउनफॉल का हर रीजन ग्राउंड के बाहर का नहीं है। तुम्हें शायद लग रहा हो कि पाकिस्तान के क्रिकेटर्स तो बेचारे हैं, अनफॉर्चुनेटली फंस जाते हैं। अगर हाँ, तो शायद तुम्हें पता नहीं है पाकिस्तान क्रिकेट के डाउनफॉल के 5वें रीजन का, द सेल्फिशनेस ऑफ पाकिस्तानी प्लेयर्स। पाकिस्तान की क्रिकेट का सबसे बड़ा दुश्मन पाकिस्तान के क्रिकेटर्स ही हैं। पाकिस्तान टीम को दुश्मन की जरूरत नहीं है, ये खुद ही बहुत है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम में जीत को प्रायोरिटी देने वाला एनवायरनमेंट कभी रहा नहीं है, जहां एक समय पर हर प्लेयर्स अपने माइलस्टोन, परफॉर्मेंस और कैप्टनसी के लिए खेलता था। उसके लेटेस्ट एग्जांपल में अभी अंडर 19 वर्ल्ड कप में इंडिया को हराकर सेमीफाइनल में जाने की कोशिश करने के बजाय पाकिस्तान की क्रिकेट टीम इंडिया को हराकर अपने देश में अपना नाम गौरव करने के लिए खेल रही थी, और वो दोनों में सक्सेसफुल नहीं हुए। और जिस इमरान खान को पाकिस्तानी ग्रेट बोलते हैं, वो तक 1981 में उस समय के कैप्टन जावेद मियांदाद से खुश नहीं थे, और यही शायद पाकिस्तान क्रिकेट की कंट्रोवर्सीज की शुरुआत थी। 1981 में जावेद मियांदाद की कैप्टनसी में पाकिस्तान की टीम टेस्ट क्रिकेट खेलने ऑस्ट्रेलिया जाती तो है, पर बहुत से प्लेयर जावेद के कैप्टन बनने से खुश नहीं थे। और एक मैच में जब जावेद मियांदाद की ऑस्ट्रेलियन बॉलर डेनिस लिली से ग्राउंड पर लड़ाई हो जाती है, तो इमरान खान, माजिद खान और आसिफ इकबाल के साथ 10 प्लेयर्स ने अगले मैच में जावेद की कैप्टनसी में खेलने से मना कर दिया। वर्ल्ड क्रिकेट में यह पहला इंसिडेंट था जब एक पूरी की पूरी क्रिकेट टीम अपने कैप्टन के अंडर खेलने से मना कर देती है। 1982 में इमरान खान को टीम का कैप्टन बना दिया जाता है, और हाँ, वो उनका कैप्टनसी पीरियड ही था जब पाकिस्तान क्रिकेट ने अपने गोल्डन डेज देखे। पर इस इंसिडेंट से तुम्हें यह पता चल चुका होगा कि पाकिस्तान टीम का कल्चर, उसके इंटरनल डायनामिक्स कैसे काम करते हैं। क्योंकि 2010 के बाद एक बार फिर कुछ ऐसा ही हुआ जब शाहिद अफरीदी के पुअर रिजल्ट्स के बाद मिसबा उल हक को T20 टीम का कैप्टन बनाया गया, और 8 में से 6 मैचेस जिताकर मिसबा ने इस डिसीजन को कुछ हद तक सही भी साबित किया। एंड एक्स पाकिस्तानी प्लेयर्स तो अपने करंट प्लेयर्स की इज्जत तक नहीं करते, टीआरपी और रेलेवेंस के लिए टीवी पर आकर कमेंट्री नहीं, उनको रोस्ट करते हैं। इतना बुज़दिल कप्तान मैंने पाकिस्तान की हिस्ट्री में भी नहीं देखा। इतना बुज़दिल कप्तान, इतना सेल्फिश कप्तान कि जो सिर्फ अपने लिए खेलना जानता है। मुझे तो समझ नहीं आ रही मिसबा की ये किस किस्म का आदमी है। इमेजिन अगर सचिन तेंदुलकर एक यंग MS धोनी की कैप्टनसी में खेलने से मना कर देते, या विराट कोहली और रोहित शर्मा की लड़ाई से इंडियन क्रिकेट टीम के मैच रिजल्ट्स नेगेटिवली इंपैक्ट होते। एंड ऐसे में पाकिस्तानी प्लेयर्स प्रोफेशनलिज्म से तो बहुत दूर हैं, वो एक दूसरे से जलीसी रखते हैं। रिसेंट टाइम्स में इसका प्राइम एग्जांपल बाबर आजम, जिन्हें एक्स पाकिस्तानी प्लेयर्स ने इतना ट्रोल किया कि प्रेशर में आकर पहले पीसीबी ने उन्हें कैप्टनसी से हटाया, फिर टीम से ड्रॉप कर दिया। फिर एज अ रिजल्ट आज उसकी वजह से शायद बाबर आजम अपनी फॉर्म पूरी तरह से खो चुके हैं। पर इस सब के अलावा अगर मैं तुम्हें थोड़ा और पीछे लेके चलूं, तो 2008 और 2009 में तुम्हें मिलेंगे कुछ ऐसे इंसिडेंट्स जिसने पाकिस्तान क्रिकेट को फाइनेंशियली बैंकरप्ट कर दिया, जिसकी वजह से इंटरनेशनल टीम्स ने उन्हें बॉयकॉट कर दिया। एंड दैट इज पाकिस्तान क्रिकेट्स टेररिज्म प्रॉब्लम। 2008 में शुरू होता है वर्ल्ड क्रिकेट का सबसे बड़ा टूर्नामेंट, द इंडियन प्रीमियर लीग। उस समय तो शायद आईपीएल शुरू करने वाले ललित मोदी को भी नहीं पता था कि इन जस्ट अ फ्यू इयर्स आईपीएल इज गोइंग टू बिकम द हॉटेस्ट प्रॉपर्टी इन वर्ल्ड क्रिकेट। एंड उस समय तक पाकिस्तान शायद वर्ल्ड T20 की दुनिया में वन ऑफ द बेस्ट टीम्स थी। वो 2007 के वर्ल्ड कप फाइनल्स में पहुंचे, 2009 का T20 वर्ल्ड कप जीता, 2010 में एक बार फिर से सेमीफाइनल्स तक पहुंचे। पाकिस्तानी प्लेयर्स को पता था कि T20 क्रिकेट कैसे खेला जाता है, कैसे एक शॉर्टर फॉर्मेट में जीता जाता है, और शायद यही रीजन था कि शोएब अख्तर, शोएब मलिक, मिसबा उल हक, शाहिद अफरीदी, सोहेल तनवीर, कई पाकिस्तानी प्लेयर्स को 2008 में आईपीएल टीम्स पिक करती हैं। सोहेल तनवीर तो 2008 आईपीएल के हाईएस्ट विकेट टेकर के साथ पर्पल कैप विनर थे, बट दिस वाज द लास्ट टाइम एनी पाकिस्तानी प्लेयर वाज प्लेइंग इन द आईपीएल, क्योंकि फर्स्ट आईपीएल के कुछ ही महीनों बाद कुछ ऐसा होता है जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। मुंबई, इंडिया was struck once again by terrorists. 26/11 के मुंबई अटैक्स को हमने ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो में कवर किया है, जिनको जाकर तुम देख सकते हो। वीडियो के एंड में मैं लिंक भी दे दूंगा। पर इस अटैक के बाद 2009
के आईपीएल ऑक्शन में किसी भी टीम ने पाकिस्तानी प्लेयर्स को पिक नहीं किया। इनफैक्ट आज तक दुनिया भर की लीग में जहां टीम ओनर्स इंडियन है वो पाकिस्तानी प्लेयर्स को सेलेक्ट नहीं करते हैं। एंड पाकिस्तानी प्लेयर्स वर नॉट जस्ट बैंड फ्रॉम द आईपीएल। इस एक इंसिडेंट की वजह से पाकिस्तान क्रिकेट को जो फाइनेंशियल लॉस हुआ उसकी बात मैं भी कुछ देर में करूंगा, पर आईपीएल की वजह से जो दुनिया भर के प्लेयर्स को दुनिया भर के बेस्ट प्लेयर्स के साथ खेलने की वजह से कल्चरल एक्सचेंज, गेम डेवलपमेंट उन प्लेयर्स का होता है, वो पाकिस्तानी क्रिकेटर्स का कभी हो ही नहीं पाया। हाँ, 2016 में पीएसएल जरूर शुरू होता है, पर एक पीएसएल के प्रोडक्ट और एक आईपीएल के प्रोडक्ट में तुम्हें जमीन आसमान का डिफरेंस दिखेगा। और बात सिर्फ आईपीएल से बैन होने की नहीं है। अपनी टेररिज्म प्रॉब्लम की वजह से पाकिस्तान के प्लेयर्स खुद अपने होम ग्राउंड्स पर 6 साल तक क्रिकेट नहीं खेल पाए थे। 2002 में न्यूजीलैंड की टीम के होटल के बाहर पाकिस्तान में एक बॉम्ब अटैक होता है और न्यूजीलैंड बिना सीरीज खेले वापस अपने घर चली जाती है। ऑस्ट्रेलिया अपना पाकिस्तान टूर कैंसिल कर देती है और इंटरनेशनल टीम्स के पाकिस्तान को बॉयकॉट करने की तो ये बस एक शुरुआत थी, क्योंकि 2008 के मुंबई अटैक्स के बाद कोई भी टीम पाकिस्तान आना नहीं चाहती थी। किसी तरह से पीसीबी श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड को मनाती है, उन्हें प्राइम मिनिस्टर लेवल की सिक्योरिटी देने का प्रॉमिस करती है, जिसकी वजह से फुल स्ट्रेंथ श्रीलंकन टीम पाकिस्तान ट्रैवल करती है। बट व्हाट फॉलोड वाज ट्रैजिक, ब्लडी एंड समथिंग जो किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। लाहौर में श्रीलंकन प्लेयर्स की टीम बस पर एक फुल फ्लेजेड टेररिस्ट अटैक होता है। 6 पाकिस्तानी पुलिसमैन की मौत होती है, 2 पाकिस्तानी सिविलियंस मर जाते हैं। श्रीलंका के 7 प्लेयर्स बुरी तरह से इंजर्ड होते हैं, इंक्लूडिंग कुमार संगकारा एंड महिला जयवर्धने, जो श्रीलंका की क्रिकेट हिस्ट्री में रोहित शर्मा, विराट कोहली लेवल का सिग्निफिकेंस रखते हैं। कोहली पर एक नेगेटिव कमेंट हो जाए तो कोहली के फैंस, कमेंटेटर्स की सोशल मीडिया पर आग लगा देते हैं। इमेजिन तुम अपने स्टार प्लेयर्स पर एक टेररिस्ट अटैक होते हुए लाइव देख रहे हो। पर इस एक इंसिडेंट से पाकिस्तान क्रिकेट को जो रेवेन्यू लॉस, रेपुटेशन लॉस, बॉयकॉट और पब्लिक ह्यूमिलिएशन फेस करना पड़ता है, उसने पाकिस्तान क्रिकेट को 20 साल बाकी दुनिया के मुकाबले पीछे धकेल दिया। क्योंकि ये बात तो बीसीसीआई ने प्रूव कर दी है कि आईसीसी में उसी की चलती है जिसके पास पैसा होता है। एंड टेररिज्म इज द कोर रीजन जिसकी वजह से पीसीबी और बीसीसीआई में ये जमीन आसमान का फर्क दिखाई देता है। Which brings us to the 7th reason of Pakistan cricket's downfall, the financial blunders of Pakistan cricket. 2009 के टेररिस्ट अटैक के बाद आईसीसी 2009 में होने वाली चैंपियंस ट्रॉफी के होस्टिंग राइट्स पाकिस्तान से खींच लेती है। 2011 के वर्ल्ड कप मैचेस जो पाकिस्तान में भी होने थे वो शिफ्ट कर दिए जाते हैं और अगले 6 से 10 साल तक पाकिस्तान क्रिकेट का होम ग्राउंड यूएई बन जाता है। विच मेंट कि पीसीबी को ना तो स्पॉन्सर से कुछ खास पैसे मिलेंगे, ना मैच टिकट से, और ना ही जो स्पोर्ट्स के थ्रू टूरिज्म का रेवेन्यू आता है वो भी नहीं आएगा। 10 साल तक कोई बड़ी टीम पाकिस्तान में क्रिकेट खेलने नहीं आती है। आईपीएल बैन की वजह से पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को करोड़ों का नुकसान होता है। एंड इस चीज का आइडिया तुम्हें इस बात से लग जाएगा कि पाकिस्तान के टॉप बैट्समैन बाबर आजम को पीएसएल में रिटेन होने के लिए 2 करोड़ 75 लाख इंडियन रुपीस मिलते हैं। इससे 3 गुना ज्यादा प्राइस तो आईपीएल में 18-19 साल के लड़के ले जाते हैं जो अभी तक अंडर 19 भी इंटरनेशनल लेवल पर ढंग से नहीं खेले। और यही रीजन है कि बीसीसीआई की नेटवर्थ जहां 18,000 करोड़ है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की नेटवर्थ सिर्फ 458 करोड़ है। और शायद पीसीबी ये डिजर्व भी करती है, क्योंकि उनके बोर्ड में जिस तरह के लोग बैठे हैं वो पाकिस्तान क्रिकेट का फायदा शायद कभी चाहते ही नहीं। हर लेवल पर करप्शन एग्जिस्ट करता है, स्मार्ट फाइनेंशियल डिसीजन लेना किसी को आता ही नहीं है। क्योंकि इतना लॉजिक तो शायद 10वीं क्लास के बच्चे को भी पता होगा कि जिन महीनों में अगर आईपीएल हो रहा है, अगर उसी सेम टाइम पर पीएसएल भी होगा तो क्वालिटी फॉरेन प्लेयर्स पीएसएल में क्यों ही आएंगे? इंटरनेशनल ऑडियंस आईपीएल को छोड़कर पीएसएल क्यों देखेगी? ऐसे ही 2021 में जब रमीज राजा पीसीबी चेयरमैन बनते हैं तो वो मूव इन पिचेस के कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस करते हैं। मतलब ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका से पिचेस को फ्लाई इन करके पाकिस्तानी ग्राउंड में ड्रॉप करा जाए ताकि प्लेयर्स आगे आने वाले फ्यूचर टूर्स के लिए बेटर प्रिपेयर हो सके। और ये कॉन्सेप्ट बाकी देशों में बहुत कॉमन है, पर पाकिस्तान में ना तो उन पिचेस के अकॉर्डिंग ग्राउंड्स हैं, ना क्लाइमेट, जिसका रिजल्ट ये हुआ कि ऑस्ट्रेलिया से लाई हुई पिचेस के बावजूद ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान को उनके घर में आके टेस्ट सीरीज में व्हाइट वॉश करके चली जाती है। और उन ड्रॉप इन पिचेस को सेटअप करने में जो करोड़ों का नुकसान हुआ वो अलग। एंड ऐसे डिसीजन सुन के लगता है कि पीसीबी की खराब फाइनेंशियल कंडीशन के जिम्मेदार वो खुद है। अब जब बोर्ड के पास पैसे नहीं है, क्रिकेट को आगे ले जाने वाले लीडर्स नहीं है, लॉन्ग टर्म विजन नहीं है, डोमेस्टिक सिस्टम करप्टेड है, तो ना तो टीम में अच्छे प्लेयर्स आएंगे, ना ही पाकिस्तान कभी वर्ल्ड कप जीत पाएगा। एंड एट द टाइम ऑफ मेकिंग दिस वीडियो जब नेदरलैंड्स भी पाकिस्तान को ऑलमोस्ट हरा चुकी थी, मैं सरप्राइज नहीं हूँ अगर आगे जाकर भी वो कुछ ऐसे ही नाकामियों की वजह से टूर्नामेंट से बाहर हो जाए। एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि ऐसी डीप डाइव तुम्हारे लिए हर हफ्ते लेकर आते हैं। जय शाह की स्टोरी और मुंबई अटैक्स के डीप एनालिसिस में अगर तुम इंटरेस्टेड हो तो स्क्रीन पर आ रही वीडियोस को क्लिक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। गुड बाय।